हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये सब टॉपिक देखते हैं। तो जनसंख्या संगठन क्या है, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या संगठन क्या होता है और लिंगानुपात क्या होता है, प्रतिकूल और अनुकूल लिंगानुपात में अंतर देखेंगे, आयु संरचना और उसके प्रकार देखेंगे, साक्षरता देखेंगे और मानवीय क्रियाएं जिनको हम आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं, और इसमें जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना भी कहते हैं इसी कोई। इसके हम प्रकार देखेंगे जिसके 4 प्रकार है: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। और जो दूसरा है वो है जनसंख्या पिरामिड देखेंगे, उसके प्रकार देखेंगे, और वृद्ध जनसंख्या देखेंगे जिसको वृद्ध होती जनसंख्या भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन क्या होता है। तो जो जनसंख्या संगठन है इसमें आयु व लिंग का विश्लेषण होगा, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि निवास का स्थान, जनजातीय, भाषा, धर्म, साक्षरता आदि का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। ग्रामीण और नगरीय संगठन भी पढ़ाई होती है इसी के अंतर्गत, और उनकी विशेषताओं का अध्ययन भी करते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे कि भविष्य में विकास की योजना बनाने और निश्चित करने में महत्वपूर्ण है ये इसको ही जनसंख्या संगठन कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं लिंगानुपात या लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो किसी भी देश की जनसंख्या में, मतलब जो पूरे देश में जितनी भी जनसंख्या है उसमें स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को, मतलब उन स्त्रियों की संख्या और पुरुषों के बीच के जो अनुपात है उसी को ही लिंगानुपात कहा जाता है। अब इसके अंदर प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है कि 1000 के अंदर कितनी स्त्रियां हैं या उससे ज़्यादा हैं। तो जो विकसित देश हैं उसमें लिंगानुपात जो होता है वो महिलाओं के पक्ष में होता है, मतलब कि जो बड़े बड़े देश हैं जो विकसित हो चुके हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं और जो पुरुष हैं वो कम होते हैं। और जबकि जो विकासशील है देश, मतलब उसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है और महिलाओं की संख्या कम होती है। जैसे हमारा इंडिया है वो विकासशील देश है, उसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और औरतों की संख्या कम है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ताकि हम किसी भी देश या किसी भी जगह का अगर हमको पुरुष या स्त्री का वो निकालना होता है कि कितनी है वो उनका अनुपात, तो सबसे पहले ऊपर लिख रखा जाता है पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या गुना 1000 कर देते हैं। यह जो सूत्र है यह विदेशों में प्रयोग होता है, मतलब दूसरे देशों में। और हमारा जो भारत है उसमें इसका उल्टा यूज़ होता है इसमें स्त्रियों की संख्या पहले होती है और फिर बट्टे में पुरुषों की संख्या गुना 1000। तो यह हमारे भारत का सूत्र है। हम देखते हैं कि विश्व में जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश है वो कौन सा है, वो है लैटविया, जहाँ पे 1187 हैं। और जो विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला देश है वो है संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ पे 468 हैं। मतलब कि जो लड़कियां हैं वो हैं ये या पुरुष। अब हम देखते हैं ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या संगठन। इसमें जो गाँव की जनसंख्या होती है और जो नगर की जनसंख्या होती है उनके बारे में पढ़ना होगा। तो इसमें जो गाँव की और नगर की जनसंख्या होती है उनका जो निवास स्थान होता है वो अलग अलग होता है और उनकी आजीविका भी अलग अलग होती है दोनों की। और इसमें जो गाँव का इलाका है उसकी जनसंख्या का घनत्व भी कम होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब जो गांव के लोग हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं। और जो नगर के लोग हैं वहाँ पर वो खेती बाड़ी या पशुपालन छोड़कर बाकी सभी कार्य करते हैं, जैसे कि व्यापार, गाड़ी चलाना, सेवाएं या फिर कंपनी वगैरह में काम करते हैं। अब ये जो है कि निवास स्थान के आधार पर, मतलब जो निवास स्थान के आधार पर जो जनसंख्या है वो नगरीय और ग्रामीण में रहती है, तो उसका विभाजन जो होता है उसी को ही ग्रामीण नगरीय संयोजन कहलाता है। अब हम देखते हैं प्रतिकूल और अनुकूल लिंगानुपात, इसमें अंतर देखते हैं। तो एक तरफ मैंने प्रतिकूल लिंगानुपात लिखा है, एक तरफ अनुकूल लिंगानुपात लिखा है। तो हम लोग सबसे पहले प्रतिकूल वाला पढ़ते हैं। तो जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है वो प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल मतलब कि अनुकूल तो होता है जो अच्छा होता है, प्रतिकूल मतलब कि जो खराब होता है, ठीक है। और इसमें निश्चित रूप से स्त्रियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, मतलब इसमें खराब परिस्थितियां होती हैं। और इसमें स्त्री भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, मतलब कि भ्रूण हत्या मतलब कि जो लड़कियां होती हैं उनको पेट में ही मार दिया जाता है, और शिशु हत्या मतलब जो पैदा हो जाती है, बेबी होती है तो उसको तब भी मार दिया जाता है। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण, मतलब जैसे लड़की है उसकी शादी हो जाती है फिर उसके साथ घर में मारपीट वगैरह, उससे लड़कियां मर जाती है जिससे कि उनका लिंगानुपात होता है। और स्त्रियों की शिक्षा को महत्व नहीं देना, मतलब स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता है तो इसलिए उनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं आती है, जिसकी वजह से भी उनकी कमी हो रही है। और विश्व के जो 72 देश हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं जिसमें प्रतिकूल लिंगानुपात होता है। अब हम देखते हैं अनुकूल लिंगानुपात क्या होता है। तो जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां ज़्यादा होती हैं वो अनुकूल लिंगानुपात में आते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से स्त्रियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, वहाँ पर अच्छी परिस्थितियां होती हैं उनके लिए, और उनकी जो शिक्षा है वो भी ज़्यादातर होती है। और
और जो सरकारी नीतियाँ हैं वो भी उनके पक्ष में ही होती है। तो स्त्रियों के लिए जो अनुकूल स्थिति है वो पैदा हो जाती है। और विश्व के 139 देश इस श्रेणी में आते हैं जिसमें अनुकूल सिद्धांत है। मतलब कि जहाँ पर स्त्रियाँ पुरुष से ज़्यादा हैं वो 139 देश हैं। और इसमें जो स्त्री है उसकी शिक्षा को भी महत्व दिया जाता है। अब हम देखते हैं आयु संरचना। तो आयु संरचना क्या होती है? आयु संरचना विभिन्न आयु के वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। मतलब जो उनकी आयु होती है उनकी आयु के तरह उनको विभाजित किया जाता है, जो कि जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक होती है। जो आयु संरचना उसका वितरण या इसके प्रकार होते हैं। तो जो आयु संरचना उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो 0 से 14 तक की आयु बांटी गई है, एक 15 से 59-60 साल तक बांटी गई है, और एक 60 प्लस, मतलब जो 60 से ज़्यादा उम्र के हैं। तो हम लोग एक एक को देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं 0 से 14 आयु वाले। तो यह जनसंख्या जो होती है वो आश्रित होती है, मतलब आश्रित जनसंख्या होती है, क्योंकि ये खुद तो कुछ काम धंधा नहीं करती, तो ये दूसरे पर आश्रित होती है। इसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल होते हैं, क्योंकि 0 से 14 तक बच्चे ही होते हैं। और इसमें आर्थिक विकास धीमा होता है, क्योंकि वो काम तो कुछ करते नहीं है, तो विकास कैसे होगा इसमें, मतलब धीमा ही होता है। और इसमें मैंने देशों के नाम लिखे हैं। जो विकसित देश हैं उसमें 20 से 25% तक 0 से 14 आयु वाले मतलब रहते हैं, और विकासशील देश है उसमें 40% रहते हैं। पूरा विश्व है जो उसमें 30%, और जो खाली भारत है उसमें 33%, और जो अफ्रीका है उसमें 43%, और जो यूरोप है उसमें 15% रहते हैं। अब हम देखते हैं कि 15 से 59 आयु वाले कैसे होते हैं। तो यह जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। मतलब यह जो जनसंख्या होती है यह काम करती है, और इस वर्ग में युवा लोग ज़्यादा आते हैं। मतलब यह युवाओं की जनसंख्या होती है, और यह किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। मतलब यह जो हमारे युवा हैं वही कामकाज करते हैं, और वही कामकाज करेंगे तभी हमारा आर्थिक विकास होगा, मतलब हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब यही लोग संसाधनों का दोहन करते हैं, मतलब यही लोग गाड़ी चलाते हैं, मतलब इधर उधर जाते हैं, मतलब सब, मतलब जो दोहन होता है वो सब यही करते हैं। अब जो विकसित देश है उसमें 60% मतलब युवा लोग रहते हैं, और वो बहुत अच्छी बात है। और विकासशील देश में भी 35% रहते हैं, और जो हमारा भारत है उसमें 50% रहते हैं, क्योंकि हमारी आधी जनसंख्या युवा ही है। अब हम देखते हैं कि 60 प्लस जो लोग हैं वो कौन से होते हैं। तो इस वर्ग में बुजुर्ग जनसंख्या होती है, तो यह आश्रित होती है बच्चों की तरह ही, क्योंकि यह भी कामकाज नहीं करती है, और सरकार का अधिक धन इनकी देख रेख में ही खर्च हो जाता है। अब जो विकसित देश हैं उसमें 10 से 12% तक मतलब बुजुर्ग लोग रहते हैं 60 से प्लस आयु के। अब वो किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य होता है, उनको अच्छे से दवाई, अच्छे अस्पताल, ऐसे मतलब वो अच्छा खान पान रहता है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर बूढ़े लोग रहते हैं। अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे वृद्धि, मतलब जिसमें ज़्यादातर बूढ़े ही लोग रहते हैं उस देश के बारे में भी। तो यहाँ पे विकासशील देश में 4% है, मतलब जैसे हमारा भारत है विकासशील, यहाँ पे बूढ़े कम होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है, इस वजह से हमारे यहाँ पर बूढ़े कम हैं, और भारत में भी 8% है। अब हम देखते हैं साक्षरता किसे कहते हैं। तो वह व्यक्ति जो अपने जीवन में एक साधारण वाक्य या मतलब किसी भी एक साधारण लाइन को समझ, लिख और पढ़ सके, उसे हम साक्षर कहते हैं, उस व्यक्ति को हम साक्षर कहते हैं। अब भारत में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वह है केरल, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, या लड़कियाँ भी पाई जाती हैं। और भारत में जो सबसे निम्न साक्षरता वाला, मतलब जहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई मतलब उसको बिल्कुल अच्छे से आता ही नहीं है, वो है बिहार। बिहार सबसे निम्न साक्षरता वाला राज्य है। अब जो संसार के विभिन्न देश हैं उसमें बड़ी साक्षरता के असमानताओं के कारण क्या है, मतलब संसार में असमानता के कारण क्या है साक्षरता के। तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति, मतलब महिलाओं को नहीं पढ़ाते हैं, पहला कारण तो यही हो गया। और आर्थिक विकास का स्तर, मतलब अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो हमारा आर्थिक विकास कैसे होगा, हम लोग पैसे कैसे कमाएंगे। और नगरीकरण, मतलब लोग बाग नगरों को छोड़ के मतलब गाँव में ऐसे रहते हैं, मतलब नगर की तरफ कम जाना ही पसंद करते हैं। व्यावसायिक संरचना, तो जो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सक्रिय जनसंख्या के अनुपात का वितरण, मतलब जो काम धंधा होता है उसके अंतर्गत जो जनसंख्या सक्रिय है तो उसका जो अनुपात होता है उसी को व्यावसायिक संरचना कहलाती है। अब जो ये आर्थिक मानवीय क्रियाएं, मतलब जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनको मानवीय क्रियाएं भी कहते हैं। तो जनसंख्या की वास्तविक संरचनाएं हैं ये। तो इसमें 4 आती हैं क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो जो प्राथमिक क्रियाएं उसमें इसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से है, मतलब प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त होते हैं उससे है इसका संबंध। जैसे कि वन सामग्री इकट्ठा करना, मछली पकड़ना, मतलब मछली मतलब प्राकृतिक है, वो पहले से ही है, वो इंसान नहीं बनाता है। लकड़ी काटना, लकड़ी भी प्रकृति में पहले से ही, पशुपालन करना, कृषि करना और खनिज निकालना। और अब हम देखते हैं द्वितीयक क्रिया है। तो इसमें प्राकृतिक वस्तुओं का स्थान बदल दिया जाता है, मतलब जो हमको प्राकृतिक चीज़ें मिलती है उसमें हम लोग कुछ बदलाव कर देते हैं। जैसे कि लकड़ी से फर्नीचर बना लेना, लोहे का यंत्र बना देना, और जो निर्माण
उद्योग होते हैं उनको डेयरी बना देना, मतलब जो मछली है उसका खाना पका देना, ऐसे। अब हम देखते हैं तृतीय क्रियाएं। इसमें क्रियाओं द्वारा वस्तुओं को खपत कर मतलब व्यापार किया जाता है उन वस्तुओं का, जैसे परिवहन करना, किसी वस्तु को इधर से उधर ले जाना, व्यापार करना, संचार करना, साधन करना। और जो चतुर्थ है, इसमें क्रियाएं जो हैं वो सामाजिक वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, मतलब पूरा करने वाली उच्च सेवा है ये, जैसे कि शिक्षा है, वो सुरक्षा है, जैसे टीचर पढ़ाते हैं वो सब। अब हम देखते हैं जनसंख्या पिरामिड, जिसको आयुलिंग पिरामिड या संरचना भी कहते हैं। तो जनसंख्या की आयुलिंग संरचना का अभिप्राय, मतलब इसका अभिप्राय है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों व पुरुषों की संख्या, मतलब उनकी आयु है जो उसके अकॉर्डिंग स्त्री और पुरुष की संख्या। अब पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयुलिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है, मतलब जो आयु है उसकी संरचना को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसमें तीन है इसके प्रकार, एक है विस्तृत जनसंख्या और स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है विस्तृत जनसंख्या। यह विस्तृत आकार वाला पिरामिड होता है और यह अल्प विकसित देशों में देखने को मिलता है, मतलब जो विकसित देश नहीं हुए हैं। और इसमें उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर जन्म होते हैं, मतलब ज़्यादातर जन्म दर यहाँ की होती है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी होती है। अब ये देश कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको। और ऐसे स्थिर देश है जो यह स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड होता है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर समान होती है, मतलब यहाँ पर बच्चे भी पैदा होते हैं और मतलब मृत्यु भी समान ही होती है, ठीक है। और इसके कारण जो जनसंख्या वो स्थिर रहती है, मतलब ना तो वो ज़्यादा बढ़ती है और ना ही ज़्यादा घटती है। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, अमेरिका इसमें आते हैं। अब है ह्रासमान जनसंख्या, यह ह्रासमान जनसंख्या वाला पिरामिड है, इसमें जन्म व मृत्यु दर पाई जाती है, मतलब दोनों ही पाई जाती है, मरते भी हैं और बचते भी हैं। तो इन देशों की जो जनसंख्या वृद्धि है, मतलब या तो वो ऋणात्मक होती है या शून्य होती है, ना तो वो जनसंख्या बढ़ती है ना तो वो घटती है। और इसमें कौन से देश आते हैं, इसमें जापान, लेटविया, एस्टोनिया आदि देश आते हैं। हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वृद्ध जनसंख्या, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वृद्ध होती जनसंख्या भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का भाग अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाए। मतलब इसका यही कारण है कि जैसे कोई देश है वहाँ पर जो बुजुर्ग होते हैं उनकी जनसंख्या तो ज़्यादा है और जो बच्चे या युवा हैं उनकी जनसंख्या उनसे कम है। तो ऐसे देश कौन से हैं, जैसे अमेरिका, ये जो बड़े देश हैं ये हैं, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, तो इसलिए वहाँ के जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं, इसलिए उनको वृद्ध का देश भी कहते हैं। अब देखो इसमें यह 20वीं शताब्दी की एक नई परिघटना है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, ताकि जो वृद्ध जनसंख्या होती है इसके कारण अधिकांश जो विकसित देश है, मैंने बताया जो विकसित देश है उनका जो स्वास्थ्य स्तर होता है, मतलब जो उनके अस्पताल वगैरह होते हैं वो सब ऊँचे होते हैं, उनका स्तर ऊँचा होता है। और इन देशों में जो सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना है वो भी अत्यंत उच्च होती है, मतलब वहाँ पर रहन सहन, साफ सफाई वो सब अच्छे से होता है। और वहाँ पर जो पैसे कमाते हैं जैसे लोग बाग, तो सबके पास अपना पैसे रहते हैं, तो सब अपना अच्छे से ध्यान रखते हैं और जिसके कारण जीवन प्रत्याशा उच्च हो जाती है, जिसके कारण जो उनकी आयु है वो बढ़ जाती है और जनसंख्या में बुजुर्ग या वृद्ध होती जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है, जिसके कारण जो मतलब कि बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी आयु ज़्यादा होती है और वो लोग बहुत ज़्यादा जीते हैं और जिससे वहाँ पर बूढ़े ही लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब इसके परिणाम क्या क्या होते हैं, इसके परिणाम ये होते हैं कि इन देशों में जो जनसंख्या में बच्चों एवं युवाओं का अनुपात घट जाता है, मतलब जो बच्चे होते हैं और जो युवा होते हैं वो घट जाते हैं, जो भविष्य के लिए शुभ नहीं है, मतलब ये अच्छा नहीं है। अब बूढ़े लोग क्या करते हैं, अगर जो युवा ज़्यादा होते हैं तो वो तो काम काज करते हैं, मतलब वो देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। और इन देशों में जो वृद्ध जनसंख्या है उनकी स्वास्थ्य की देखभाल, मतलब जैसे जो बूढ़े लोग हैं जो उनकी सरकार है वो तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ही सारा पैसा खर्च कर देगी, तो मतलब इसी में ही खर्चा बढ़ रहा होता है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने इसका पहला और दूसरा चैप्टर भी पढ़ाया, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन पे भी दे दूंगी, तो आप लोग उसको भी जरूर देखना। और मैंने इसका सेंट्रल आइडिया भी कराया 12th क्लास का पहला चैप्टर का, तो वो भी देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।